जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम लोगों ने इस नारे के साथ बात की शुरुआत क्यों की? क्योंकि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर बहुत सारे लोगों की जय हो गई, बहुत सारे लोगों की जय हो गई, कई धर्मों की जय हो गई, कई भगवानों की जय हो गई, कई देवी देवताओं की जय हो गई, लेकिन इस देश के अंदर किसान और जवान की जय नहीं हुई। किसान और जवान की जय नहीं हुई, जिसकी वजह से जो भारत सदियों पहले विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो दुनिया के अंदर सबसे पिछड़े देशों में गिना जाता है। क्योंकि जिस देश के अंदर जवानों की और किसानों की कदर नहीं होती, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसान का मतलब होता है अन्न पैदा करने वाला, पूरी दुनिया का पेट पालने वाला, पेट भरने वाला। और जवान का मतलब होता है एक जवान जो सीमा पे लड़ता है, देश की सुरक्षा करता है बाहरी देशों से, बाहरी ताकतों से। एक जवान हमारा होता है जो पुलिस, और दूसरा जो अंदर की सुरक्षा में लगा होता है, और तीसरा जवान जो युवा है, वो देश की तरक्की के अंदर अलग अलग रूप से अपनी भागीदारी निभाता है। इसलिए अब हमें हर हालत में इस देश के अंदर जवान और किसान की जय चाहिए। और जवान और किसान की जय तब संभव है जब इस देश के अंदर संविधान की जय होगी, अर्थात संविधान लागू होगा। संविधान जब तक लागू नहीं होगा, तब तक इस देश के जवानों और किसानों को ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे ही अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ऐसे ही लड़ते रहना पड़ेगा जैसे कि हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं। और अगर संविधान की जय हो गई और जवान और किसान की जय हो गई, तो पूरी दुनिया में डंका भारत का बजेगा और भारत की जय होकर के रहेगी। इसलिए साथियों, जैसा कि अभी दीवान जी ने जिक्र किया और आप लोगों को भी जानकारी जरूर मिली होगी कि ये यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली है और इस यात्रा का नाम क्या रखा। इस यात्रा का नाम है किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा। 5 शब्दों का नाम है इसे। किसान के बारे में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कमेरा शब्द आप लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कमेरा का मतलब होता है जो कमा कर खाता है, जो मेहनत करके खाता है, जो मांग कर नहीं खाता, जो लूट कर नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, जो ठग कर नहीं खाता, कमा कर खाता है, वो है कमेरा वाला। तो हमारे देश के अंदर लगभग 97% लोग जो हैं वो किसान या कमेरा वर्ग से। जो किसान खेती करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, तो दूसरे लोग उसी कृषि के सहयोग के लिए काम करते हैं। जैसे कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई सोने चांदी का भी काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है। इस प्रकार से अलग अलग काम करके जो लोग कमाकर खाते हैं, यानी कि देश और किसानों का सहयोग करते हैं, ऐसे वर्ग का संवैधानिक अधिकारों को लेकर के ये यात्रा हमने निकाली है। क्योंकि इस देश में 70 साल हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन न हमें संविधान के बारे में बताया गया और न ही संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी संविधान में हमारे मूलभूत अधिकार किस भाग में है, कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। जो फंडामेंटल राइट हमको कहते हैं, मूलभूत अधिकार, उसकी भी जानकारी नहीं है। साधारण अधिकारों की जानकारी भी नहीं है, जिसकी वजह से वो संघर्ष तो करते हैं, लड़ते तो हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। इसलिए साथियों, हम लोगों ने किसान आंदोलन के बाद में जो हमारा परिचय हुआ आपस में, उस परिचय के बाद हम लोगों ने
इन किसान वर्ग और कमेरा वर्ग को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराने, जानकार बनाने और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमने राजस्थान की राजधानी में 2 किसान फार्मर पार्लियामेंट भी बुलाई, किसान संसद 2 बार बुलाई और वहां पर हमने संवैधानिक जानकारी लोगों को देने की कोशिश की, मगर सारे लोगों का वहां पहुंचना संभव नहीं था। हमारे लोग देहात में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं। उन लोगों का जयपुर या दिल्ली तक पहुंचना इतना आसान नहीं है कि जब बुलाओ तब आ जाएंगे। उनको इतनी फुर्सत नहीं मिलती अपने काम से भी। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग किसानों के पास जाएंगे। किसान सब जगह एक जगह नहीं आ सकते, हम जाएंगे, हम प्लान बनाएंगे। ऐसा प्लान बना करके हमने किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा का ये जो आयोजन किया, इसके अंदर प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने राजस्थान को चुना। उसके बाद भारत के हर राज्य में ये यात्रा निकलेगी। लेकिन चूंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में अच्छा माहौल था और राजस्थान के अंदर ही सबसे बड़ा पड़ाव जो शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन का 13 महीने रहा और उसमें से ये जो हमारे लीडर जो उभर करके सामने आए और वो जो छोटे आंदोलनों की या और भी वजह से वो विशाल आंदोलन का हिस्सा बने, उन लोगों के साथ मिलकर के हमने प्लान किया कि राजस्थान के पहले 33 जिलों में ये यात्रा हम निकालेंगे। उसके बाद 33 जिलों के बाद में हम लोग प्रत्येक जिले के अंदर उस जिले का प्लान बना करके जिले की तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और उसके बाद रेवेन्यू विलेज तक इस जन जागरण को लेकर जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए 1-2 बात बताना चाहता हूँ, बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि हमें संवैधानिक जानकारी ना होने की वजह से और अधिकारों की जानकारी ना होने की वजह से हमारे अधिकार कब और किस समय छीन लिए गए हमें पता नहीं। पढ़े लिखे लोग इस पर गौर जरूर कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग इस पर गौर कर सकते हैं कि जो संविधान के अंदर अमेंडमेंट होते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड है अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संशोधन, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जो भारत में बना हुआ है, दुनिया में इसके मुकाबले कोई संविधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार दुनिया के 80 देशों ने अपना संविधान बनाया है और अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने से पहले नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि भारत से अगर ले जाने के लायक कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वह भारत का संविधान। जो देश सदियों से गुलाम रहा, उस नेपाल ने भी आज भारत के संविधान के अनुसार अपना संविधान बनाया। तो ये जो संविधान है भारत का, इस संविधान के अंदर बेहतरीन तो है, उससे और बेहतर कैसे किया जाए, उसे और ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए, इसको कहते हैं संशोधन, इसको कहते हैं अमेंडमेंट। लेकिन साथियों, आपके साथ सबसे पहला धोखा हुआ कि उस अमेंडमेंट के नाम पर इस संविधान का संशोधन होने की बजाय संविधान में चेंज हुआ, बदलाव हुआ। संविधान में आपके जो अधिकार थे, राइट थे, उन राइट्स को आपसे छीना गया और नाम दिया गया अमेंडमेंट। ऐसे 125 से 150 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं और 150 के आसपास अध्यादेश वो ला चुके हैं कोरोना काल में, यानी लगभग 395 में से 300 आर्टिकल आपने खत्म कर दिए गए। आप लोगों को पता नहीं है, आपको जानकारी दी गई। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देना चाहूंगा कि किसान का मेरा वर्ग, जो किसानों की जमीन का मामला है, इसमें हमें संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट में जो हमारे मूलभूत अधिकार है, उनमें आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 का भाग 1 और उसका 6, जिसके अंदर हमें हमारी किसानों की जो कृषि भूमि है उसका मालिकाना हक था। हमें मालिकाना हक था। हमारा जो जमाबंदी है, उस जमाबंदी में हमारे पिता और पोते का नाम भूधारक में आना चाहिए था। भूधारक, जिसको अंग्रेजी में लैंडलॉर्ड कहते हैं, हमें लैंडलॉर्ड बनाया था उस अधिकार ने। लेकिन इस अधिकार को बदमाशी करके पहले तो इस देश में खत्म करने का काम चला, लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई ने 1979 में इस संविधान के इस अधिकार को ही खत्म कर दिया। तो ये अधिकार हमें पता ही नहीं। आज हम लोग जब हमारी खेत की जमाबंदी लेने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर आज से 25 साल 30 साल पहले की जमाबंदी अपनी निकलवा के देख लेना, आपका नाम या आपके बाप दादा का नाम खातेदार में होगा, खातेदार में होगा। और आज आप अपने नाम की जमाबंदी लेने जाना तो आपको पटवारी जो जमाबंदी देगा वहां आपका कॉलम जो है काश्तकार लिखा होगा, काश्तकार के कॉलम में। अरे काश्तकार तुम राठौड़ी में भी थे, काश्तकार तुम संविधान से पहले भी थे,
अब वापस हमें सरकारों ने काश्तकार बना दिया, और काश्तकार से भी अब तो महाराष्ट्र और गुजरात सरकार जो इनकी प्रयोगशाला है वहां से जो शुरुआत होती है वहां पर तो उन्होंने कब्जेदार बना दिया। अब आप काश्तकार भी नहीं, खातेदार भी नहीं, और भूधारक तो थे ही नहीं, अब कब्जेदार, यानी कब्जा दे करके आपको, आप कभी भी कब्जा आपसे छीना जा सकता है। ये चीजों की जानकारी नहीं होने की वजह से आज हमारा किसान जूझ रहा है। अब जूझने के बाद हम लड़ करके जीत क्यों नहीं पा रहे, इसका भी मुद्दा हमने इसके साथ ऐड किया। इसका मुद्दा ये है कि हम लड़कर नहीं जीत पा रहे, कारण हम अकेले लड़ रहे, हम अकेले लड़ रहे। आपने देखा होगा, मैं खुद बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ, मैं भील कम्युनिटी से और मैं एसटी में आता हूँ। आज एससी और एसटी जब लड़ता है तो इकट्ठा होकर लड़ता है, जब इकट्ठा होकर लड़ता है तो कुछ बातें अपनी मनवा लेता है, कुछ मामला जो है हल हो जाता है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस भारत का सबसे बड़ा वर्ग जो आज 2011 की जनसंख्या गिनती के आधार पर, जनगणना के आधार पर 71% हो गया है, 71% हो गया है, आज वो सबसे ज्यादा अपने अधिकारों से वंचित है। क्यों अधिकारों से वंचित है? क्योंकि वो अलग अलग होकर के लड़ रहे हैं, कहीं जाट लड़ रहे हैं तो कहीं गुर्जर लड़ रहे हैं, तो कहीं यादव लड़ रहे हैं तो कहीं पटेल लड़ रहे हैं। वे लोग कास्ट के रूप में लड़ रहे हैं। हमें कास्ट यानी जाति में नहीं लड़ना है, हमें जो संविधान ने क्लास बनाया है उस क्लास में लड़ना है। एससी और एसटी क्लास है, ऐसे ही ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास और एमबीसी क्लास है। हम क्लास में कन्वर्ट नहीं हुए, हम आज भी जाति में बटे हुए हैं, और आज भी जाति में बटे हुए हैं, इसलिए दुश्मन हमें लड़ा देता है। अरे तुम्हारे साथ तो कौन कौन लीडर चल रहे हैं, ये तो उसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। हिम्मत सिंह जी गुर्जर हैं, धर्मेंद्र जी आचरा ये जाट हैं, ये अपने साथी बैठे हुए हैं, ये मीणा है, मैं भील हूँ, हमारे साथ में ये रेगर है, मेघवाल है। इस यात्रा में कम से कम जितने लोग हैं सारे अलग अलग जाति के, क्योंकि हम लोगों ने जाति को खत्म करके क्लास को बनाने का काम शुरू किया है। अगर ओबीसी क्लास बनता है, अगर एमबीसी क्लास बनता है, तो ओबीसी और एमबीसी मिला करके 75 या 71%, 71% है, और 51% वाले राज करते हैं। 51 लोकतंत्र में 51% वाले राज करते हैं। अगर हम 71% संगठित हो गए, किसकी औकात है कि वो दिल्ली पर जाकर कब्जा करे? किससे हमें मांगने की जरूरत है? हम मांगने वाले से देने वाले बन सकते हैं। किसको क्या देना है, कितना देना है, ये हम तय कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हम आज भी कास्ट में बटे हुए हैं, आज भी जातियों में बटे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एससी और एसटी, जिसके बारे में आपने जाना होगा, समझा होगा, और आपके गांव में सब जगह है। एससी में जितनी जातियां आती है ना, शेड्यूल कास्ट में, उनके अंदर रोटी व्यवहार नहीं है, उनके अंदर रोटी व्यवहार नहीं था। हो सकता है अब संविधान की वजह से कहीं हो गया हो, पहले नहीं था। एसटी की बात छोड़िए, वो जंगलों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके साथ में भी एससी एसटी के दोनों के आपस में भी रोटी व्यवहार नहीं है, और बेटी व्यवहार तो होने का सवाल ही नहीं। एससी और एसटी के अंदर रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार, उनको आपस में इकट्ठा होने के लिए 2 बैरियर है। कितने? 2 बैरियर। एक को तोड़ोगे तब दूसरा टूटेगा। रोटी व्यवहार नहीं और बेटी व्यवहार भी। जिनका रोटी व्यवहार भी नहीं था, बेटी व्यवहार भी नहीं था, वो एससी और एसटी के लोग अपने अधिकारों के लिए एक जाजम पर इकट्ठा हो गए। क्या आपस में रोटी व्यवहार तो है ना, सिर्फ बेटी व्यवहार नहीं है। रोटी व्यवहार होते हुए भी वे लोग अपनी अपनी जाति की अकड़ में बैठे हुए हैं। कम से कम एक थाली पे खाने वाले, एक जाजम पर बैठने वाले, अगर अपने हक और अधिकारों के लिए एक होकर के लड़े तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपको झुका नहीं सकती, आपको मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि ये जो जागृति का बीड़ा हमने लेकर उठाया है, हमारे हिम्मत सिंह जी ने ये फाइनल किया कि 4 तारीख को ही यात्रा निकालेंगे। पहले ये 26 से निकलनी थी। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने कितना अजीब निर्णय लिया। ये विश्व बंधुत्वता दिवस है। विश्व बंधुत्वता दिवस के ऊपर जो निर्णय लिया गया कि हम विश्व बंधुत्व दिवस पर भारत के अंदर 6743 जो जातियों के टुकड़े हैं, एससी एसटी और ओबीसी जो वर्ग है, उनको एक जगह पर इकट्ठा करें, उनके अंदर भाईचारा पैदा करें।
और अगर भाईचारा पैदा करके हम इकट्ठा हुए, एक हुए, तो हम लड़ सकते हैं। लड़ ही नहीं सकते, हम जीत सकते हैं। और मैं तो कहता हूं, न लड़ने की जरूरत है, न हारने की जरूरत है। हम खुद इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट होता है, या हथियार या गन मशीनें उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास का देखा मैंने किला, ये किले की जो दीवारें होती थी ना, क्यों होती थी? क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण होते थे। उस समय बंदूकें, तोपें चलती थी, उससे राज मिलता था। आज बंदूकों तोपों से राज नहीं मिलता। आज राज मिलता है सिर्फ आपके बटन दबाने से। अगर आपका बटन सही जगह दब गया, अगर आप लोगों का, हालांकि बटन में भी बहुत गड़बड़ है, ईवीएम मशीन की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हम आगे सोचेंगे। फिलहाल जरूरत है हमें एक इकट्ठा होने की। फिलहाल जरूरत है हमें जातियों और धर्म के इस जंजाल से बाहर निकल करके हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। इन चीजों को बाहर रख दीजिए। अरे भविष्य में देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं। रोटी बेटी के व्यवहार को भूल जाइए, लेकिन इस जाति से बाहर निकल करके वर्ग में तो कम से कम इकट्ठा हो जाइए। आज कोई भी ओबीसी की जाति है, देश के किसी भी कोने में अगर वो किसी तहसीलदार के पास में जाकर के सर्टिफिकेट मांगती है, तो ओबीसी का मिलता है ना? क्या मिलता है? ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है ना। लेकिन आप मांगने जाते हो तो क्या कहते हो? जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनाना है। आप खुद कह रहे हो मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहा हूं, जबकि प्रमाण पत्र बनता है ओबीसी का, यानी क्लास का। और इस देश के संवैधानिक सिस्टम के अनुसार एक बार अगर ताराराम मेहना का एसटी का सर्टिफिकेट बन गया, तो अब मेरे बच्चों को तहसीलदार या एसडीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे संतान है उसको सिर्फ ये प्रूव करना है जन्म के आधार पर कि मैं ताराराम का बेटा। लेकिन हम लोग कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, सर्टिफिकेट क्लास का बनता है। इसलिए साथियों, मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि ओबीसी वर्ग जिसको अपनी गिनती करवाने के लिए, यानी कि इस देश के अंदर कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गिनती नहीं होती। उनको मालूम है। देखो अभी भी बात आई 50%, 49% ज्यादा आरक्षण नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ 49 से ज्यादा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तब कहां गया जब सवर्णों को 10% दे दिया गया। 49 से 59 हो गया। वो तो कह रहे 50 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। धोखाधड़ी कहां होती है आपको समझना चाहिए। पहले 50.5% आपका हिस्सा अकेला वो आधा % खा रहे थे या 1% खा रहे थे। आधा और 1% आपका 50.5%। और आज की तारीख में उनको 10 और रिजर्व भी कर लिया। न विरोध हुआ, न कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमारे 40, 42 भाई शहीद हो गए, तब जाकर के मिला तो भी क्या मिला? प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब कहीं मिलने वाला नहीं है। जहाँ प्राइवेट हो गया, जहाँ मिलना था वो जगह ही खत्म कर दी। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, समय बहुत कम है, कि आप लोग मेरी विनती को, मेरी अपील को स्वीकार करते हुए एक जगह इकट्ठा हो जाए, जातियों को भूल करके आप वर्ग में कन्वर्ट हो जाए। धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। धन्यवाद ताराराम जी।